नमस्कार दोस्तों। दृष्टि आईएएस के द्वारा 67वें बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे 12वें प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 79 प्रश्न हैं और इस बार दृष्टि के द्वारा इसमें सिर्फ जनरल स्टडीज के प्रश्न को डाला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। मुद्रा बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, क्योंकि विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वित्तीय परिसंपत्तियों जिनमें मुद्रा में त्वरित रूपांतरित होने का गुण होता है का व्यापार मुद्रा बाजार में नहीं किया जा सकता। ये गलत है। इसका जो व्यापार है वो मुद्रा बाजार में किया जा सकता है, इसलिए ये कथन गलत है और यह इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने पहली बार भारत में एक संगठित मुद्रा बाजार की आवश्यकता को रेखांकित किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, चक्रवर्ती समिति ने पहली बार भारत में एक संगठित मुद्रा बाजार की आवश्यकता को रेखांकित किया था। अगर बात करें वघुल समिति की, तो इस समिति ने 1987 में 1987 में इसके विकास का खाका तैयार किया था। अर्थात चक्रवर्ती समिति जो बनाई गई थी संगठित मुद्रा बाजार के लिए, तो उसके विकास का खाका जो है वो वघुल समिति के द्वारा तैयार किया गया था 1987 में। और चक्रवर्ती समिति जो है इसका गठन है ये 1985 में इसका गठन किया गया था। अगर बाकी के विकल्पों की बात करें रंगराजन समिति की, तो देश में गरीबी के पैमाने के लिए आकलन हेतु रंगराजन समिति का गठन किया गया था। वहीं पर आबिद हुसैन समिति का गठन लघु उद्योगों के लिए किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रेजरी बिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, क्योंकि ये सभी जितने भी कथन दिए गए हैं ये सभी ट्रेजरी बिल से संबंधित है और विकल्प ई में उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विकल्प बी, सी और डी सही है। इसमें ए सही नहीं है। यह असंगठित वित्तीय बाजार में उपयोग किया जाने वाला एक वित्तीय साधन है। ये गलत है। असंगठित नहीं है बल्कि ट्रेजरी बिल जो है वो संगठित वित्तीय बाजार में उपयोग किया जाने वाला एक वित्तीय साधन है। इस प्रकार से बी, सी और डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी। ईटीएस जो है ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड योजनाओं का मिश्रण है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निधि कंपनियां विनियमित की जाती हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। कॉर्पोरेट कार्यालय मंत्रालय के द्वारा निधि कंपनियां विनियमित की जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से आरबीआई के वर्तमान कार्यों या भूमिकाओं में शामिल नहीं है, कौन नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मौद्रिक प्राधिकारी का जो कार्य होता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। विकास बैंकों की स्थापना जैसे विकास बैंक जैसे आईडीबीआई हो गया, सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया, तो इसकी जो स्थापना है विकास बैंकों की स्थापना आरबीआई के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। और मुद्रा जारीकर्ता आरबीआई के द्वारा मुद्रा भी जारी किया जाता है, इसलिए सभी विकल्प क्या है इन आरबीआई की भूमिकाओं में शामिल है, इसलिए विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाल भित्तियों का सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी। इंडोनेशिया में सबसे बड़ा यह प्रवाल भित्तियों का क्षेत्र पाया जाता है। उससे कम पापुआ न्यू गिनी में, इससे कम फिलीपींस में और इससे कम भारत में पाया जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। विकल्प बी, अलास्का इसका सही आंसर हो जाएगा। अलास्का की तटरेखा अमेरिका में सबसे लंबी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अल्जीरिया जो है अफ्रीका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2020 में इस्पात उत्पादन के मामले में भारत डैश स्थान पर था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे चीन रहा है, दूसरे स्थान पे भारत हो गया और तीसरे स्थान पे जापान रहा है। तो इस प्रकार से पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे भारत और तीसरे स्थान पे जापान रहा है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अलकनंदा नदी से पिंडर नदी यहाँ मिलती है। अलकनंदा नदी से पिंडर नदी कहाँ मिलती है। तो अलकनंदा से पिंडर नदी जो है वो कर्णप्रयाग में मिलती है। अगर बात करें देवप्रयाग की, तो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से भागीरथी आके मिलती है। भागीरथी जिसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो भागीरथी आके देवप्रयाग में गंगा से मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आकर रुद्रप्रयाग में मिलती है। और इस प्रकार से
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कर्णप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से पिंडर नदी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या एक, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत में है और उसका नाम है वो बैरन द्वीप नाम है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर अंडमान सागर में स्थित है। तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या एक है जिसका नाम है बैरन द्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है। भारत का 13वां, तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, महाराष्ट्र में ये स्थापित होने जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। जेलेबला दर्रा कहाँ अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सिक्किम में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कंचनजंगा है, जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई की बात करें तो ये 8,598 मीटर ऊंचा है। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पे है, तो ये नेपाल में पड़ता है माउंट एवरेस्ट, और भारत का कंचनजंगा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मध्य प्रदेश में अवस्थित है और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अवस्थित है और ये एनटीपीसी के स्वामित्व में संचालित एक कोयला आधारित संयंत्र है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों में से सुदूर उत्तरी है, सुदूर उत्तरी कौन है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, गड़जात पहाड़ियाँ सुदूर उत्तरी पहाड़ियाँ हैं, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडलीय गैसों की संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। जो दिया गया है विकल्प, इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, तो इसमें विकल्प बी जो है आर्गन सही हो जाएगा। आर्गन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। अगर वायुमंडल में बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। और कितना परसेंट है नाइट्रोजन का, तो ये 78% के करीब है। उससे कम ऑक्सीजन का है, जो यहाँ पे नहीं दिया है। ऑक्सीजन का परसेंटेज 20.95% है। और इससे कम की बात करें तब आर्गन आ जाता है। आर्गन का परसेंटेज हो जाता है 0.93% आ जाता है। और आर्गन से कम है नियॉन का, आर्गन से कम है आर्गन है। और इससे के बाद आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, इसका परसेंटेज 0.036% है। और इससे कम हो जाता है और नियॉन 0.002, और इससे भी कम हो जाता है हीलियम का परसेंटेज, जिसका वैल्यू है 0.0005। तो सबसे कम जो है अभी यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है इसमें हीलियम का सबसे कम है और सबसे ज़्यादा ऑर्गन का है 0.93%। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का 20.95% है। सो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान की स्थिति किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। समताप मंडल के द्वारा आदर्श उड़ान की स्थिति प्रदान की जाती है। तो क्षोभ मंडल के, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्षोभ मंडल से ऊपर और समताप मंडल से नीचे, माफ कीजिएगा, क्षोभ मंडल से ऊपर और मध्य मंडल के नीचे समताप मंडल है। यानी मध्य मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में समताप मंडल पड़ता है, जिसकी मोटाई 35 किलोमीटर के है। 35 किलोमीटर की इसकी मोटाई है और इसी समताप मंडल में ओजोन परत जो है वो पाया जाता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, डिब्रू-सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। और सबसे बड़ा अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो बायो रिजर्व है वो गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और जो डिब्रू-सैखोवा बायोस्फीयर जो सबसे छोटा है ये असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर बिहार में आर्यों के विस्तार के संबंध में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन मगध राजवंशों में सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, शाक्य राजवंश जो है ये मगध राजवंश से सम्मिलित नहीं है। शाक्य राजवंश जो था यह बुद्ध के समय अस्तित्व में था और पाली साहित्य में वर्णित 10 गणराज्यों में से एक था। तो शाक्य राजवंश मगध राजवंश से संबंधित नहीं है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में कौन सी शिक्षा दी है। पार्श्वनाथ ने, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि पार्श्वनाथ ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह ये चारों शिक्षा पार्श्वनाथ ने दी है। और इसके अलावा इसमें बाद में महावीर ने इन चारों शिक्षाओं के अलावा एक और शिक्षा जोड़ दिया, जिसे ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचर्य के नाम से जाना जाता है। तो इसको कह सकते हैं कि बाद में महावीर ने इन चारों शिक्षाओं के साथ ब्रह्मचर्य को योग किया था, यानी ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त राजा था। पिता का नाम, इसके पिता का नाम घटोत्कच था और गुप्त वंश के संस्थापक जो थे श्रीगुप्त, उनका यह पौत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये श्रीगुप्त का पौत्र था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा मगध के मौखरियों के संबंध में मान्य है? सो नालंदा में उनकी मुहरें मिली है, ये सही है, मान्य है ना? हाँ, तो ये सही है, नालंदा में उनकी मुहरें मिली है। गौड़ वंश द्वारा उन्हें अपदस्थ किया गया था, ये भी सही है। इन्होंने मंदिरों के अनुदान को नवीनीकृत किया, विकल्प सी, ये भी सही है। आरा में किया गया था, ये आरा में मंदिरों के अनुदान को नवीनीकृत किया गया था, ये सही है। और सर्ववर्मन ने मगध पर विजय प्राप्त की थी, ये विकल्प भी सही है। तो उपयुक्त एक से अधिक, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने बख्तियार खिलजी के हमलों का विवरण इनमें से किससे बख्तियार खिलजी के हमलों का विवरण प्राप्त होता है? तो विकल्प ए सही होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए, तबकाते नासरी में बख्तियार खिलजी के हमलों का विवरण प्राप्त होता है और इसके लेखक का नाम था मिन्हास ने तबकाते नासरी लिखा है। और ये जब बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण किया था तब उस समय मिन्हास ये बिहार में थे और उन्होंने अपने इस कृति में बख्तियार खिलजी के हमलों का विवरण किया है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण था या थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, कनौज पर आधिपत्य ही त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? सो बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत शाह आलम द्वितीय ने की थी, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। और जब 1764 में 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई तो उसके बाद शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से इलाहाबाद में एक संधि की और अगस्त 1765 में 1765 में शाह आलम द्वितीय ने एक फरमान जारी कर दिया और उस फरमान में उन्होंने यह दीवानी जो थी, बंगाल की जो दीवानी थी, दीवानी का अधिकार जो है वो कंपनी को सौंप दिया गया और यहीं से बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। तो शाह आलम द्वितीय के कारण ही बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत मानी जाती है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आंदोलन को बिरसा आंदोलन की पृष्ठभूमि माना जा सकता है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, सरदार आंदोलन को बिरसा आंदोलन की पृष्ठभूमि माना जा सकता है। इसकी शुरुआत जो है, सरदार आंदोलन की शुरुआत 1858 में शुरू हुई थी, 1858 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 आज्ञाओं के आधार पर इनमें से किसकी आचार संहिता तैयार की गई थी? तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है, बिरसा मुंडा की आचार संहिता 10 आज्ञाओं के आधार पर तैयार की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 1857 के दौरान बिहार के महत्वपूर्ण घटनाक्रम कौन से थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, बी और सी। पटना में उपद्रव हुआ था, दानापुर में बगावत हुआ था और कुंवर सिंह का विद्रोह जुलाई 1857 में हुआ था। तो विकल्प ए, बी और सी, इस प्रकार से विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर इसका डेट देखें तो पटना में जो उपद्रव हुआ था यह 3 जुलाई 1857 को हुआ था और दानापुर में जो बगावत हुआ था ये 25 जुलाई 1857 को ये हुआ था, बगावत हुआ था। तो विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जगत को मेटाजोन्स भी कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, एनिमेलिया जगत को मेटाजोन्स जगत भी कहा जाता है या नाम से जाना जाता है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मृतोपजीवी क्या है? विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। मृतोपजीवी मृत कार्बनिक पदार्थों पर जीने वाले पादप हैं। अगर बाकी के विकल्पों को देखें, वे पौधे जो अन्य पौधों के जीवित ऊतकों से अपने भोजन के सभी या कुछ अंशों की पूर्ति करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें परजीवी कहते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर सकते हैं, इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं। और किसी अन्य जीव के साथ सहजीवन में रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? सो इसको सहजीवी कहते हैं, इसको सहजीवी के नाम से जानते हैं। सो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मृत कार्बन पदार्थ के जीने वाले पादप को मृतोपजीवी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये 89 नहीं है, 35 है, मिस्टेक है प्रिंटिंग का। निम्नलिखित में
किसमें सुदूर संवेदन उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, निम्न पृथ्वी कक्षा में यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट जिसको कहा जाता है, इसमें सुदूर संवेदन उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हरित शैवाल क्लोरोफाइसी का एक प्रकार नहीं है? सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प डी होगा, गैलिडियम होगा, गैलिडियम। लेकिन इसको अगर सही से थोड़ा सा और डीपली इसको देखें तो मुख्य रूप से शैवाल को 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक तो होता है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। मैं यहाँ पे इसको लिख ही देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। क्लोरोफाइसी तो एक यहाँ पे दिया हुआ है, 3 रूप में बांटा गया तो क्लोरोफाइसी हो गया। दूसरा जो है वो फियोफाइसी है, फियोफाइसी। और तीसरा जो है वो रोडोफाइसी है, तीसरा रोडोफाइसी। तो यहाँ पे जो विकल्प 3 विकल्प जो दिए गए हैं ए, बी और सी, ये जो तीनों हैं ये क्लोरोफाइसी के उदाहरण है। जबकि विकल्प डी जो है गैलेडियम जो है ये क्लोरोफाइसी का नहीं बल्कि ये रोडोफाइसी का एग्जाम्पल है। इसलिए ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म संघ एवं उनके प्रकार के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? सो पोरीफेरा ये फाइलम है, और फाइलम यहाँ पे इस तरफ इस साइड में फाइलम के प्रकार दिए गए हैं और दूसरे साइड में उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो फाइलम पोरीफेरा का एग्जाम्पल यूथपंजिया, ये सही है, ये तो खैर सही है, ये सुमेलित है। और फाइलम सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल पेंटियुला, ये भी सही है। और फाइलम टिनोफेरा का एग्जाम्पल प्यूरोब्रेकिया, ये भी सही है। लेकिन जो विकल्प डी दिया गया है मैंड्रीना, ये मैंड्रीना जो है प्लेटी हेल्मिथीज का एग्जाम्पल नहीं है। मैंड्रीना जो है ये सिलेंट्रेटा फाइलम का उदाहरण है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विबीजपत्री बीज की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है। तो एक एक करके कथनों को पढ़ते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है देखेंगे। बीजावरण में 2 सतहें होती हैं, टेस्टा और टेगमेंट, ये सही है। विकासशील बीज हाइलम द्वारा फल से जुड़ा होता है, ये भी सही है। माइक्रोपाइल वह छिद्र है जो हाइलम के ठीक ऊपर स्थित होता है, ये बिल्कुल सही है। एंडोस्पर्म दोहरे निषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यूकेरियोटस कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, ये ऐसे ही गलत है। केंद्रक अनुपस्थित नहीं बल्कि केंद्रक उपस्थित होते हैं। कोशिका का आकार बड़ा होता है, सही है। इसमें 1 से अधिक गुणसूत्र होते हैं, ये भी सही है। और कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और कब की थी? तो 1886 में, 1886 में इन्होंने इसकी खोज की थी। कैमिलो ने गोल्जी उपकरण की खोज की थी, कैमिलो ने। और पैसीसा की बात करें तो इन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। और बोवेरी ने सेंट्रोसोम की खोज की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है विकल्प ए है, ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के रसोई घर के रूप में जाना जाता है? कोशिका के रसोई घर के रूप में किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका के रसोई घर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपकेंद्रण है क्या है? तो अपकेंद्रण एक तकनीक है जिसका उपयोग कणों को उनके आकार, आकृति, घनत्व आदि के अनुसार विलयन से अलग करने के लिए किया जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु के न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? परमाणु के न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, जेम्स चैडविक ने परमाणु के न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगर बात करें गोल्डस्टीन की, तो इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, और जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें रदरफोर्ड की, तो इन्होंने प्रोटॉन का नामकरण किया था। प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण जो था वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है, जेम्स चैडविक ने परमाणु के न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण परीक्षण में परमाणु के निम्नलिखित में से किस घटक की खोज की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि
क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक जितने भी जो भी इनकी खोज हुई है वो सभी के सभी स्वर्ण पत्र परीक्षण में ही हुई है। तो विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन सिल्वर का सही संयोजन है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, तांबा 60%, जास्ता 20% और निकेल 20% के मिश्रण से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है या बनाया जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, दर्द निवारक दवाओं के लिए प्रयुक्त शब्द है। दर्द निवारक दवाओं के लिए प्रयुक्त शब्द एनाल्जेसिक है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और एंटीपायरेटिक, अगर बात करें एंटीपायरेटिक की, तो यह बुखार में शरीर के तापमान को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दिया जाता है। वहीं पर एंटीबायोटिक जो है इसका प्रयोग जंतु प्रणालियों में जीवाणुओं के विकास को रोकने के लिए किया जाता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तेल आधारित पेंट निर्माण में तारपीन के तेल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो थिनर के उपयोग में किया जाता है। हम सभी जानते हैं नॉर्मली जब घरों में हम लोग पेंट करते हैं या खिड़कियों के ग्रिल वगैरह को पेंट करना होता है तो पेंट में हम लोग पेंट गाढ़ा होता है, उसको पतला करने के लिए हम लोग उसमें थिनर का प्रयोग करते हैं। तो ये आसान सा सवाल है, पेंट में हम लोग थिनर का इस्तेमाल करते हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठोस विरंजक का सूत्र क्या है। ठोस विरंजक का सूत्र क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, NaBO3 जो है ये ठोस विरंजक का सूत्र है। अगर NaHCO3 की बात करें तो इसे बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। वहीं पर NaClO की बात करें तो यह तरल विरंज है। ये तरल विरंज है। और अगर Na2B4O7 × 10H2O की बात करें तो ये बोरेक्स है। सो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प सी है, ठोस विरंजक के रूप में NaBO3 को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रव्य तरंगों का परास क्या होता है। श्रव्य तरंगों का परास विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। जिसे मानव और श्रव्य तरंगों का क्या मतलब होता है कि जिसे मानव कानों के द्वारा आसानी से सुना जा सके उसे श्रव्य तरंग कहते हैं। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल प्रपात के तल पर जल का तापमान शीर्ष की तुलना में अधिक क्यों होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, गिरते जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सोनार एक उपकरण है जो जल के नीचे की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापता है। यह उपकरण निम्न में किस तरंग का उपयोग करता है। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन इसमें नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी ये विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तरंग या तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अनुदैर्ध्य तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2019-20 में बिहार की GSDP विकास दर स्थिर मूल्यों पर क्या थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 10.5% थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए अधिकतम व्यय का प्रावधान किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतम व्यय का प्रावधान किया गया। कितना प्रतिशत, तो ये 19% इस पे व्यय का प्रावधान किया गया। वहीं ग्रामीण विकास पे अगर बात करें तो ये ग्रामीण विकास पे 11.6% व्यय करने का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य पे 6.3% और कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर 3.7% व्यय करने का प्रावधान किया गया। तो सबसे ज़्यादा शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा क्या था। तो 2.68%। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, केरल में उच्चतम लिंगानुपात है। कितना है, तो 1084 है। अगर बात करें पुदुचेरी की तो ये 1037 है। पुदुचेरी में 1037 लिंगानुपात है। वहीं पे मणिपुर में नहीं, इसके अलावा और भी अगर शीर्ष राज्यों को देखें तो तमिलनाडु में ये लिंगानुपात जो है सर्वाधिक 996 है। तमिलनाडु का 996 है। और आंध्र प्रदेश का अगर देखें तो आंध्र प्रदेश का 993 है। और छत्तीसगढ़ का देखें, छत्तीसगढ़ का 991 है। इस प्रकार से आप शीर्ष राज्यों को याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 991, आंध्र प्रदेश में 993, तमिलनाडु में 996 है, पुदुचेरी में 1037 है और केरल में 1084। सबसे ज़्यादा केरल में है 1084। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उच्चतम साक्षरता
पाई जाती है? उच्चतम साक्षरता की बात की जा रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, लक्षद्वीप में उच्चतम। दिए गए राज्यों में लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा उच्चतम साक्षरता पाई जाती है और इसमें लक्षद्वीप में साक्षरता है 91.85%। ठीक है, और समग्र रूप से देखा जाए तो केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता पाई जाती है, 94% के साक्षरता दर के साथ केरल सबसे आगे है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 राष्ट्रीय जनगणना डैश जनगणना 2011 डैश राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण है। कौन सा सर्वेक्षण है? तो यह 15वां सर्वेक्षण था। ठीक है, जनगणना 2011 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण था। अगर बात करें इसके आयुक्त और महारजिस्ट्रार की, तो सी चंद्रमौली इस जनगणना के आयुक्त और महारजिस्ट्रार थे, सी चंद्रमौली। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार जीएसडीपी में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है कितना? द्वितीयक क्षेत्र का कितना हिस्सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 19.7% जो है वो द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है। अगर बात करें प्राथमिक क्षेत्र की यानी प्राइमरी सेक्टर की, तो 21.3 ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, 19.7 ये द्वितीयक सेक्टर हो गया। और बात करें तृतीय सेक्टर की, टर्शरी सेक्टर की, तो इसका जो है उसका तृतीय सेक्टर का जो योगदान है वो 59.0% है, 59.0% है तृतीय सेक्टर का। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है, द्वितीय सेक्टर का योगदान है 19.7%। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता में कोयला आधारित ताप विद्युत की हिस्सेदारी कितनी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 82%। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में वन एवं वृक्ष आवरण के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग डैश प्रतिशत है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 10% है। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए और डी, अर्थात मुंगेर और शेखपुरा के साथ पटना का जो सीमा है वो नहीं लगता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सोमेश्वर श्रेणी बिहार के किस जिले में है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पश्चिमी चंपारण जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा स्वर्ण मंदिर अमृतसर के बाद सिखों का दूसरे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पटना का साहिब मंदिर जो है पटना का, ये सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान है सिखों के लिए अमृतसर के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं। सही युग्म को चिन्हित कीजिए। उदंतपुर गोपाल। उदंतपुर ये पाल वंश के संस्थापक जो थे गोपाल एक बौद्ध थे और उन्होंने प्रसिद्ध उदंतपुर विहार की स्थापना की थी, तो इसलिए ये जो मिलान है ये सही है। आगे देखते हैं। विक्रमशिला महाविहार की नींव धर्मपाल ने रखी थी, ये भी सही है। मुंगेर ताम्रपत्र शिलालेख, अगर इसकी बात करें तो यह संबंधित है देवपाल से संबंधित है, ये भी सही है। और अद्भुत सागर एक कृति है जिसके लेखक बल्लाल सेना है, तो ये मिलान भी सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प ई है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के धम्म के लिए अन्य शब्द क्या है? अशोक के धम्म के लिए यूसेबिया शब्द है, ठीक है, दाता शब्द है, ये भी सही है, और धर्म परायणता का सिद्धांत, ये भी सही है। विकल्प बी, सी और डी सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही हैं? युग्म देखना है कौन सा सही है। अंतर्वेशिक ये इंटीरियन के प्रमुख थे, ये सही है। एक्चुअली ये मौर्य प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारियों से संबंधित उनके पद के नाम दिए गए हैं और वो किस किस विभाग से संबंधित थे उसको बताया गया है। तो अंतर्वेशिक जो थे ये इंटीरियर के प्रमुख थे, ये सही है। व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी सही है। और कर्मांतिक जो थे वो खान प्रमुख थे, ये भी सही है। और पौर जो थे वो पौर, राजधानी का कोतवाल को पौर कहा जाता था, ये भी सही है, इसलिए विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्यों की गुप्तचर प्रणाली के बारे में क्या सही है? क्या सही है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो विकल्प ए है। मौर्यों की गुप्तचर प्रणाली के बारे में क्या सही है? मौर्यों की गुप्तचर प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो महामात्य सर्प कहा जाता था, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। कंटक शोधक अगर देखें तो कंटक शोधन जो है ये न्यायिक विभाग के हेड थे कंटक शोधक, तो ये इस प्रकार से कंटक शोधक। सीताध्यक्ष की बात करें तो ये कृषि विभाग का अधिकारी होता था सीताध्यक्ष। और बात करें अवंतीपद की तो ये पश्चिमी प्रांत था, अवंतीपद जो था वो मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी प्रांत था, तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, सुतका को जो है वो गुजरात में स्थित नहीं है, बाकी धौलावीरा लोथल सुरकोटदा ये गुजरात में स्थित हड़प्पा स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं। महापसाड़ों को
स्थापित करने की प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, गंगा के मैदान में। अगर महापाषाणों यानी मेगालिथ की बात करें तो महापाषाण का शाब्दिक रूप था बड़ा पत्थर होता था। महापाषाण का शाब्दिक रूप बड़ा पत्थर होता था और इसका उपयोग जो है प्राचीन काल में लोगों को जहाँ दफनाया जाता था उस जगह को चिन्हित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। यह प्रचलन जो है लगभग 3000 साल पुराना है और यह पूरे दक्कन में, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और कश्मीर में प्रचलित था, लेकिन यह गंगा के मैदान में प्रचलित नहीं था। इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था और भारत के जो क्षेत्र थे, सरकार ने क्षेत्रों और राजस्व की जो शक्तियाँ थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी थी। तो इसलिए 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसे भारत में अच्छी सरकार के अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की गई थी। और अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू जी की तो इन्होंने संघ समिति और संघ संविधान समिति की अध्यक्षता की थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के साथ साथ मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी और विकल्प सी, यानी 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें विकल्प अनुच्छेद 22 की तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया 19 से 22 के बीच में। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 22 और 23 और 24 तो बता ही दिया गया। और अनुच्छेद 27 की बात करें अगर तो अनुच्छेद 27 जो है ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो ये बात किया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में ये जो अधिकार है ये धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेकर 28 के बीच में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात बी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो आसान सा प्रश्न है, बहुलवाद का जो उल्लेख है हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण कर सकता है कैसे? समझौता अथवा संधि के द्वारा कर सकता है, बिल्कुल सही है। आधिपत्य के द्वारा भी कर सकता है, ये भी सही है। विजय के द्वारा कर सकता है, अधीनता के द्वारा कर ही सकता है। तो विकल्प ई उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। और इसे कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है और इसका वर्णन जो है ये भाग 4 में ये वर्णित है, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। और कहाँ से कहाँ तक? तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में।